आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञान दूत 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। 16 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत व पाकिस्तान के रूप में दो अधिराज्य अस्तित्व में आए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 में यह प्रावधान था कि जो भारतीय रियासतें अब तक ब्रिटिश प्रभुत्व के अधीन थी, वे भारत या पाकिस्तान में किसी में भी मिलने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा चाहें तो वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती हैं। इस धारा के कारण भारतीय प्रबुद्ध राजनेताओं को यह आशंका हुई कि इस वजह से भारत के बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। उन्होंने इस आशंका के निराकरण के लिए 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासती विभाग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इनके सचिव थे वीपी मेनन। रियासती विभाग का उद्देश्य था समान भाषा, संस्कृति व भौगोलिक प्रदेश के आधार पर देश का एकीकरण करना, क्योंकि उनका मानना था कि छोटे टुकड़े जिनके आर्थिक संसाधन बहुत कम हैं, वे अपने दम के ऊपर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने में असमर्थ रहेंगे। आजादी के समय 565 रियासतें थी, जिसमें से 562 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अखिल भारतीय संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं हम। ये कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने उस समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, परंतु बाद में इन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए। क्योंकि यह पार्ट अपने आज की चर्चा का विषय नहीं है, क्षेत्र के लिए राजपुताना शब्द का प्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस नामक पश्चिमी विद्वान ने किया था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। उस समय यह शर्त थी कि कोई भी रियासत जिसकी जनसंख्या 10 लाख या अधिक है और आय वार्षिक रूप से 1 करोड़ से ज्यादा है, वह भारतीय संघ में अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है। राजस्थान में आजादी के समय रियासतों की संख्या 19 थी, जिसमें सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी और सबसे छोटी शाहपुरा थी। 19 रियासतों के साथ 3 ठिकाने भी थे, जिसमें कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, नीमराणा अलवर में, ये वर्तमान में इन जिलों में स्थित हैं। लावा उस समय जयपुर का एक भाग था, परंतु वर्तमान में यह
टोंक राज्य का एक अंग है। इन 19 रियासतों और 3 ठिकानों के अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश भी था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़। तो इस प्रकार से 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश आजादी के समय इस क्षेत्र में थे। जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी कि भारतीय संघ में पृथक अस्तित्व के लिए 10 लाख या अधिक जनसंख्या और इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा आय की शर्त थी। इस शर्त को पूरा करने में 4 रियासतें ही समर्थ थी, सक्षम थी। वो थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ और एकीकरण का कुल समय था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। इसका प्रथम चरण मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है, जिसका गठन 18 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ। मत्स्य संघ का नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने सुझाया था। उन्होंने यह नाम महाभारत में इस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होने की वजह से सुझाया था। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं। आजादी के समय अलवर के क्षेत्र में, क्योंकि यह मेव बाहुल्य इलाका था, यहाँ पर काफी हिंसात्मक घटनाएं हुई और इन हिंसात्मक घटनाओं के पीछे अलवर महाराजा तेज सिंह और उनके दीवान बी.एन. खर्रे का नाम सामने आया। बी.एन. खर्रे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, परंतु बाद में वे हिंदू महासभा और आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए थे। बी.एन. खर्रे का नाम जब इन दंगों में उछला तब उनको दिल्ली तलब कर लिया गया, क्योंकि ये दंगे अलवर के साथ भरतपुर में भी फैल गए और इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, आम जन में प्रशासन का विश्वास कायम रखने के लिए इसी दौरान इस क्षेत्र का एकीकरण करने का फैसला किया गया। इस क्षेत्र की सभी रियासतें यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के शासकों के स्वीकार कर लिए जाने के बाद 18 मार्च 1948 को इसका मत्स्य संघ के रूप में एकीकरण कर दिया गया। नीमराणा ठिकाना भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इसका राज प्रमुख धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया और उपराज प्रमुख करौली के शासक गणेश पाल देव को। इसका उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया और इसके प्रधानमंत्री के पद पर अलवर प्रजामंडल के सक्रिय कार्यकर्ता शोभाराम कुमावत को नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में 18 मार्च 1948 ईस्वी को मत्स्य संघ का गठन किया गया। दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई। इस संघ में 9 रियासतें थी, जिसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़। इसके अलावा एक ठिकाना कुशलगढ़ भी था, जो कि वर्तमान में भी बांसवाड़ा जिले में ही स्थित है। यहाँ के कोटा के शासक पहले से ही, यानी कोटा के शासक थे भीम सिंह, वो पहले से ही इस क्षेत्र के एकीकरण के लिए प्रयत्नशील थे। इसके अलावा डूंगरपुर के शासक की भी यह इच्छा थी एकीकरण की, परंतु उनकी अलग अलग योजनाएं थी। इनकी क्रियान्वती 25 मार्च 1948 में हुई, जब इस क्षेत्र की इन रियासतों का पूर्व राजस्थान के रूप में एकीकरण हुआ। इस क्षेत्र के राज प्रमुख के पद पर कोटा के शासक भीम सिंह को नियुक्त किया। क्योंकि वंश परंपरा में कोटा के शासक बूंदी के शासकों की तुलना में नीचे माने जाते थे, इसी वजह से बूंदी के शासक के अहम को तुष्ट करने के लिए उनको उपराज प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा डूंगरपुर महाराव को जूनियर उपराज प्रमुख का पद प्रदान किया गया। इसका उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री एन.वी. गाडगिल द्वारा ही किया गया और
प्रधानमंत्री के पद पर शाहपुरा के लोकप्रिय नेता गोकुल लाल असावा को नियुक्त किया गया। इस प्रकार से द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान का गठन हुआ। अब चर्चा करते हैं हम तृतीय चरण के बारे में, जिसका नामकरण था संयुक्त राजस्थान। इसका गठन 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। क्योंकि इसके ऊपर चर्चा करने से पहले हमें थोड़ा सा इससे पहले के घटनाक्रम को देख लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। मेवाड़ के शासक थे भोपाल सिंह, और भोपाल सिंह जो कि पहले विलय में आनाकानी कर रहे थे, बाद में उन्होंने अपने दीवान राममूर्ति को दिल्ली भेजा। राममूर्ति ने मेवाड़ के विलय के लिए 3 शर्तें रखी। वो शर्तें ये थी कि मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह को आजीवन नहीं, जीवन पर्यंत राज प्रमुख के पद पर नियुक्त किया जाए, उनको 20 लाख रुपया वार्षिक प्रीव्यू दिया जाए, और इसके अलावा उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। इन शर्तों पर काफी चर्चा के बाद में राममूर्ति की शर्तें, या यूं कहें भोपाल सिंह जी की शर्तों को मान लिया गया, क्योंकि रियासती विभाग किसी भी शासक को 10 लाख से ज्यादा प्रीव्यू देने के मूड में नहीं था। परंतु उन्होंने इस समस्या का निराकरण इस प्रकार से किया कि 10 लाख रुपया भोपाल सिंह का प्रीव्यू निश्चित किया गया। इसके अलावा 5 लाख रुपया उनको राज प्रमुख के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए स्वीकृत किए गए, और 5 लाख रुपए मेवाड़ क्षेत्र की विभिन्न धार्मिक क्रियाओं के संपादन के लिए उनको देना निश्चित किया गया। इसके अलावा उदयपुर को राजधानी स्वीकार कर लिया गया। और तीसरी जो शर्त थी वो कि वंशानुगत राज प्रमुख की शर्त को स्वीकार नहीं किया गया, परंतु यह स्वीकार कर लिया गया कि भोपाल सिंह को अपने जीवन काल में राज प्रमुख का पद दिया जाता है। इस प्रकार से 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को उदयपुर का विलय हो गया। इसमें राज प्रमुख का पद उदयपुर के शासक भोपाल सिंह को मिला। उप राज प्रमुख कोटा के शासक भीम सिंह को नियुक्त किया गया, और इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसका प्रधानमंत्री के पद पर मेवाड़ क्षेत्र के लोकप्रिय जन नेता माणिक्य लाल वर्मा को नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से तृतीय चरण में पूर्व राजस्थान में उदयपुर क्षेत्र के मिलने से संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। इसके आगे अपन चर्चा करते हैं चतुर्थ चरण के बारे में, जिसका नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। इसके अंतर्गत संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर की रियासतों के साथ लावा ठिकाने का विलय किया गया, और इसका नामकरण हुआ संयुक्त वृहत राजस्थान। यह कार्य 30 मार्च 1949 ईस्वी को संपन्न हुआ था, क्योंकि उस समय के जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय भी अपने लिए कुछ विशिष्ट सुविधाओं की मांग कर रहे थे। उनमें एक मांग ये थी कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए, क्योंकि जयपुर की भौगोलिक स्थिति और यहाँ पर पेयजल की उपलब्धता के कारण उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। दूसरा, मानसिंह ने यह भी मांग की कि उनको राज प्रमुख के पद पर नियुक्त किया जाए, क्योंकि 2 राज प्रमुख नहीं हो सकते थे। अतः रियासती विभाग के प्रबुद्ध जनों ने मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख का पद प्रदान किया, और वरिष्ठता को देखते हुए उदयपुर महाराजा को महाराज प्रमुख का पद प्रदान करके इस समस्या का निराकरण किया। उपराज प्रमुख का पद कोटा महाराव भीम सिंह के पास ही रहा। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और संयुक्त वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री का पद हीरालाल शास्त्री को मिला। तो इस प्रकार से 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान के एक बहुत बड़े भूभाग का एकीकरण हो चुका था। इस दिन को ऐतिहासिक महत्व प्रदान करने के लिए 30 मार्च से निरंतर राजस्थान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो चतुर्थ चरण में संयुक्त वृहत राजस्थान के बाद में अपन चर्चा करते हैं पंचम चरण के बारे में। पंचम चरण को संयुक्त वृहत्तर राजस्थान नाम दिया गया। यह गठन 15 मई 1949 को हुआ।
जिसके अंतर्गत संयुक्त वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। इस विलय से पहले एक समस्या ये आई कि भरतपुर और धौलपुर के शासक भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे, खास करके धौलपुर के शासक। बाद में इस क्षेत्र की जनता की मनोदशा को जानने के लिए, मन भावनाओं को जानने के लिए शंकर राव देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर ही धौलपुर और भरतपुर सहित संपूर्ण मत्स्य संघ का संयुक्त वृहत राजस्थान में 15 मई 1949 को विलय कर लिया गया। इसके महाराज प्रमुख का पद गोपाल सिंह के पास ही रहा और राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय ही रहे और प्रधानमंत्री का पद जयपुर क्षेत्र के लोकप्रिय जननेता हीरालाल शास्त्री के पास ही रहा। इस प्रकार से 5वें चरण में संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन हो गया। इसके बाद में चर्चा करते हैं हम छठे चरण के बारे में। छठे चरण में राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। यह कार्य 26 जनवरी 1950 जिसमें देलवाड़ा व आबू को सम्मिलित कर लिया गया था। क्योंकि इससे पहले के घटनाक्रम के बारे में चर्चा करें तो ये चीज सामने आएगी कि सिरोही का जो इलाका था वह गुजरात का पड़ोसी था और यहाँ का आबू यानी माउंट आबू और देलवाड़ा का इलाका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल था। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात से थे, इसलिए उन्होंने गुजरात के प्रति पक्षपात करते हुए आबू और देलवाड़ा का इलाका गुजरात में शामिल करवा लिया, यानी उसमें जो बम्बई प्रांत कहते थे इसको, उसमें शामिल करवा लिया। और चूंकि राजस्थान के नेताओं की मांग थी कि गोकुल भाई भट्ट जो कि सिरोही के हाथल गांव के थे, वो इलाका संयुक्त वृहत राजस्थान में मिला लिया या सम्मिलित कर लिया गया और संयुक्त वृहत राजस्थान में माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके सिरोही का जो भाग शामिल हुआ, उसके बाद में इसको राजस्थान संघ कहा गया। इसकी राजधानी जयपुर ही रही और महाराज प्रमुख का पद उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह के पास, राज प्रमुख का पद जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय के पास और प्रधानमंत्री इनके हीरालाल शास्त्री ही रहे। यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम राजस्थान हुआ और इनको ख श्रेणी या बी श्रेणी के जो राज्य थे उनमें सम्मिलित कर लिया गया। इस श्रेणी के राज्यों के जो प्रमुख हुआ करते थे वो रियासतों में से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, जिनको राज प्रमुख कहा जाता था। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं सप्तम चरण के बारे में। सप्तम चरण में वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ। यह गठन की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुई। इस चरण में राजस्थान के जो भी क्षेत्र राजस्थान से बाहर थे उनको राजस्थान में विलय कर लिया गया, जैसे माउंट आबू, देलवाड़ा। इसके अलावा अजमेर व मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था, जहां पर ये केंद्र शासित प्रदेश था और यहाँ पर 1952 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका था, जिसके हरिभाऊ उपाध्याय मुखिया थे। हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस जन इस क्षेत्र को अलग रखना चाहते थे, परंतु क्षेत्र की जनता की मन भावनाओं को जानते हुए अजमेर मेरवाड़ को भी राजस्थान का ये एक भाग बना दिया गया। इसके अलावा एमपी का यानी मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा नामक जो क्षेत्र था वो कोटा जिले में शामिल कर लिया गया। वह झालावाड़ जिले में स्थित सिरोंज का क्षेत्र था वह मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो इस प्रकार से सप्तम और अंतिम चरण में माउंट आबू, देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ और सुनील टप्पा का क्षेत्र राजस्थान में विलय हुआ और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र था वह मध्य प्रदेश को मिला। इस चरण में राजस्थान से राज प्रमुख की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करते हुए राज्यपाल को नियुक्त किया गया। राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह और इस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो इस प्रकार से हमने इन 7 चरणों में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया को समझा। धन्यवाद।